बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। और आज बात करेंगे सर्वे की। कहानी का सीरियल आता था सर, कहानी घर घर की। आज कहानी सर्वे की। इलेक्शन आ गया तो सर्वे शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, डायरेक्टर मेट्राइज, जाने माने सेफोलॉजिस्ट है। मनोज जी बहुत स्वागत आपका, बड़े लंबे अरसे के बाद। आप चुनाव में ही आते हैं, आप बुलाते हैं चुनाव के समय। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका। और देवेंद्र पराशर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। देवेंद्र बहुत स्वागत आपका। तो आपके पास 4 सर्वे हैं, समय कम है, जल्दी सर्वे बताऊंगा। निचोड़ चारों सर्वे का ये है कि ये देखिए, ये सर्वे हो रहे हैं 29 सितंबर यानी परसों और कल और आज, 3 दिन में ये 4 सर्वे पब्लिश हुए हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे हैं। पहली बात ये, इसमें वोट चोरी, SIR, क्राइम करप्शन के आरोप, प्रशांत किशोर की जितनी भी पॉपुलैरिटी या नहीं, जो कुछ भी है वो सब फैक्टर इन इसके अंदर कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी घोषणाएं राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं, नीतीश कुमार की तरफ से, महिलाओं को 10,000 रुपए, बेरोजगारी भत्ता, तमाम तरीके की, वो सब चीजें इसके अंदर शामिल हो गई। सबका असेसमेंट या इंपैक्ट इसके अंदर है। तो मैं जल्दी से सर्वे आपको बता रहा हूं। अब चुनाव के नजदीक ऐसा लग रहा है कि अगर ये सर्वे ठीक बता रहे हैं और चारों सर्वे एक ही दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का चुनाव बन गया। मतलब ये सर्वे कहते हैं कि एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिल जानी चाहिए। अभी तक इस सर्वे करने वालों ने ये पाया, मनोज जी की टीम ने भी यही पाया है। अब जो डेटा है, अगर उसमें हम जाएं, थोड़ा डीप डाइव करें, तो बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आती हैं। लेकिन जल्दी से मैं पहले आपको चारों सर्वे जो है मोटा मोटा बता देता हूं। स्क्रीन पे आपके ग्राफिक्स भी आएंगे। मनोज जी का जो सर्वे है मेट्राइज का, इन्होंने कई सवाल पूछे हैं। नीतीश कुमार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट 40%, संतुष्ट 36%, मतलब 76% लोग कह रहे हैं हम संतुष्ट या बहुत संतुष्ट है। इसलिए अपने आप में बड़ा इशारा है। आपके मुताबिक कौन सी पार्टी बिहार में अच्छा शासन दे सकती है? बीजेपी 35%, जेडीयू 18%, तो ये हो गया 43%। एनडीए। फिर इन्होंने एक सवाल ये पूछा है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन? और ये शॉकिंग है क्योंकि किसी सर्वे में ये नहीं आया जो मनोज जी ने सर्वे में पाया। नीतीश कुमार को 42% लोग अपना चीफ मिनिस्टर आज भी 20 साल सीएम पोस्ट पर रहने के बाद देखना चाहते हैं। और एक सवाल इनका अंत में ये था कि अगर विधानसभा चुनाव के लिए आज आपसे पूछा जाए कि गठबंधन कौन सा है बिहार के लिए अच्छा, या किसकी जीतने की अधिक संभावना है, तो एनडीए को 52% लोग इनके मुताबिक कह रहे हैं कि जीतना चाहिए। तो 52% वोट शेयर ही मान लें इसको, वोट शेयर ही मान 52% वोट शेयर। अब आप देखें, सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को मिली थी 2010 के इलेक्शन में, जब 206 सीटें आई थी। 243 में से 206 सीटें आई थी, तब वोट शेयर था 39%। आज से 15 साल पहले उस वक्त सीट आई थी 206, आप 52% वोट शेयर दे रहे हैं। उस पे आऊंगा, कैसे सही है वो तो बीजेपी कहती है 243 में से 225, ये तो उसके भी पार जाएगा आपके मुताबिक। आगे इसके अलावा जो अगला सर्वे है, वो सर्वे किया है जेवीसी ओपिनियन पोल। ये कहते हैं कि आज चुनाव हो तो एनडीए को वोट मिलना चाहिए 41 से 45%। फिर अगेन याद कीजिए 2010 39% पर 206 सीट थी। जेवीसी का सर्वे कहता है 41 से 45% वोट और 131 से 150 सीटें। महागठबंधन को मैक्सिमम 40% वोट और मैक्सिमम 103 सीटें, 81 से 103 सीट। जन स्वराज को 10 से 11% वोट, 4 से 6 सीटें, 10-11% वोट जन स्वराज को वो मान रहे हैं। लेकिन इस सर्वे में भी नीतीश कुमार का ग्राफ उठा हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 1 सीएम फेस की पसंद है 27% पर, तेजस्वी दूसरे नंबर पर चले गए हैं। तीसरा सर्वे किया है स्पिक मीडिया नेटवर्क ने। इनके मुताबिक एनडीए को मिलनी चाहिए 158 सीटें, वोट 46%, कुछ आपके करीब। महागठबंधन को मिलनी चाहिए 66 सीटें, वोट मिलना चाहिए 41%। जन स्वराज को एक भी सीट इनके मुताबिक नहीं मिलती, लेकिन 8% तक वोट जो है वो ले जा सकते हैं। एआईएमआईएम को 4 सीटें मिल सकती हैं। तो ये है। और चौथा जो सर्वे किया गया है, ये मुझे इसमें, क्योंकि ये वोट वाइब का सर्वे है, इन्होंने सीधे ये नहीं पूछा कि किसको आप वोट देंगे, लेकिन इन्होंने एक सवाल के जवाब में सब आ गया इसमें। इन्होंने ये पूछा कि महिला रोजगार योजना के जो 10,000 रुपए महिलाओं को मिल रहे हैं, इससे आपका वोट बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो आप जवाब सुनिए, कितना इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं हम महागठबंधन को वोट देते हैं, उसी को देंगे। कितने? 34.9%, 35%। 35 तो ये वोट ही हुआ ना, 35%। बिल्कुल। जो लोग कह रहे हैं कि एनडीए को वोट देते हैं, एनडीए को ही देते रहेंगे, मिल रहा है पैसा तो अच्छी बात है, ये बोलने वाले लोग हैं 34.8% और बराबर लगभग 35%। लेकिन इसमें ये पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो महागठबंधन या जन स्वराज को वोट देते लेकिन 10,000 रुपया मिल रहा है तो अब एनडीए को वोट देंगे, तो वो संख्या है 5.8%।
इसको अगर आप एनडीए के नाम पर वोट लेने वालों में जोड़ दीजिए तो ये भी 40% के पार चला जाता है। तो सारे सर्वे कह रहे हैं कि लगभग 130-150 सीटें और 40% का एवरेज वोट मिलना चाहिए नीतीश कुमार को, एनडीए को। आपने उसको कहा 52%, सबसे ज्यादा आप दे रहे हैं, बताइए क्यों? अब उस 52% को जो आपने कहा क्वेश्चनायर का जो वोट परसेंटेज होता है और जो वोट परसेंटेज एक्चुअल होता है पार्टी के लिए, वो दोनों में दो डिफरेंस होता है। एक होता है कि हमने किस क्वेश्चनायर पर सपोर्ट किया, उसमें आरजेडी के भी वोटर हो सकते हैं, हमने उस क्वेश्चनायर या उस मुद्दे पर वो सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो वो जाकर दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन उसमें 5 या 6% का डिफरेंस आता है जो इधर से उधर पोल करते हैं क्वेश्चनायर पे, लेकिन वोट परसेंटेज पे वहां पे चले जाते हैं। लगभग सारे के वोट परसेंटेज तो वो माइनस भी कर दीजिए तो 52 से 52 पे, हाँ मतलब 6%, वही 45 और 47 के बीच में इनके वोट परसेंट। ये वोट परसेंटेज बढ़ने के भी बहुत सारे रीजन है। जिस तरीके से देखिए वहां पे 3 पार्टी और 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रहे हैं और जन स्वराज पार्टी लड़ी, और 3 ही चेहरा चुनाव लड़ रहा है। नीतीश जी लड़ रहे हैं, आरजेडी से तेजस्वी लड़ रहे हैं, तेजपाल और प्रशांत किशोर हैं। ये 3 चेहरे 3 पार्टी पे ही वहां पे पूरे इलेक्शन को चल रहा है। चौथे आप कहिए कि भाई नीतीश को क्यों उतना वोट परसेंटेज मिला। बीजेपी में आप देखिएगा गिरिराज जी को 1% मिल जाता है, सम्राट के पास जाइए, अशोक चौधरी के पास जाइए, किसी के पास जाइए, किसी पार्टी का जी, तो 2% 3% के बीच में वो वोट है। रविशंकर जी का भी देखेंगे आपके पास है वो कि कितने कम वोट परसेंटेज आते हैं। तो अभी हमारे पास 2 पार्टी के बड़े लीडरों में से आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ही एक ऐसे चेहरे हैं तो उनका वोट परसेंटेज है। दूसरी बात है कि उनकी इमेज जो बार बार कही जाती है कि उनकी इमेज खराब हो गई, इमेज 2 तरह से खराब होता है। एक जैसे लालू यादव की इमेज खराब होती है, एक नीतीश कुमार की। लालू यादव की इमेज जो खराब हुई थी वो हुआ था कि उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए थे, बहुत सारे अनपॉपुलर वर्क उनका था, ये सब था, इसको लेकर उनकी छवि खराब हुई थी। नीतीश की छवि ऐसी नहीं खराब हुई। आज भी बिहार के जनता से आप पूछेंगे तो वो ये जरूर कहेंगे कि नीतीश ने बिहार में शासन दिया है। करप्शन के इतने सालों के बाद भी उनके ऊपर बड़ा आरोप नहीं लगा है। नहीं, आपके मुताबिक तो कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं उनके खिलाफ 20 साल के बाद भी? नहीं है। जो वोट परसेंटेज और जो चीजों पे चलते थे वो आज भी वहीं पे टिके हुए। अब सर आप बताइए, 4 सर्वे मैंने बताया, चारों की डायरेक्शन एक है। 130 से 160 तक सीटें दे रहे हैं और 52% तक वोट, 40 से 52% तक वोट। आप सहमत हैं? नहीं, वोट परसेंटेज चलिए ठीक है, मैं 45% बोल देता हूँ। 45 तो आप भी मान रहे हैं ना, 40 से 45% वोट। इस ट्रेंड से सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हैं, इस ट्रेंड से 100% सहमत हैं। और आखिरी बार जब हम लोग सर्वे डिस्कस कर रहे थे सौरभ जी, तो उस समय भी हम लोग यही कह के उठे थे, देवेंद्र जी भी थे उस समय, कि हम लोग मतलब टुवार्ड्स प्रो एनडीए हम लोग एक सेंटीमेंट देख रहे हैं बिहार में। एनडीए के पक्ष में एक माहौल है वहाँ, अभी एडवांटेज एनडीए है। ये जहाँ तक वोट परसेंटेज की बात है तो एक सिंपल गणित आप समझिए। पिछला चुनाव जो था 2020 का, तो 37% पर दोनों गठबंधन, 37% एनडीए और 37% महागठबंधन, 37.26 प्रिसाइजली और 37.23%। ठीक है, 0.03% का फर्क था। लेकिन 5.66% वोट था चिराग पासवान का, वो अलग होकर के लड़े थे। वो चिराग पासवान का अपना वोट था प्लस बीजेपी का वोट था, क्योंकि कैंडिडेट बीजेपी के थे। तो इस 37% में 5.66% वोट वो जोड़ दीजिए, तो ये 42.66% वोट हो गया। और 1.6% वोट था उपेंद्र कुशवाहा को, वो एक दूसरे गठबंधन में लड़ रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी और बसपा के गठबंधन में। 70 सीटों पर या कुछ ज़्यादा सीटों पर उनके कैंडिडेट थे। 1.66% वोट था। हम 1 पॉइंट ही करें, उनका वोट आ रहा है, तो 43-44% वोट का एक आंकड़ा एनडीए का अपना बनता है, जो अगर पिछली बार भी चिराग पासवान साथ में लड़े होते तो आता ही एनडीए को। तो उतना वोट तो हम लोग तय मान के चलें कि एनडीए उतना वोट 40% क्रॉस कर रहा है, आराम से क्रॉस करेगा, आराम से क्रॉस करेगा। एक बात तो ये, और जब 40% आप वोट क्रॉस कर जाएंगे, और इंडिया ब्लॉक जो है, जो महागठबंधन है, पिछली बार 37% था, उसमें कोई नया वोट ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसे अपना अलग लड़ ही रहे हैं, बसपा अपना अलग लड़ रही है, उनका वोट अपनी जगह है। उनके साथ सिर्फ 1% के वोट का इजाफा ये हो सकता है। हम बहुत ही एकदम कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीके से बात कर रहे हैं, जो मुकेश सहनी के आने की वजह से ऐड होगा, तो 37 से 38 हो गए, 39 हो गए। लेकिन डिफरेंस फिर भी 5 से 6% वोट का है दोनों में। तो फिर एक क्लियर कट में वो 122 सीट चाहिए
सरकार 122 सीट चाहिए है। आप मानते हैं 150 पार जा सकता है इंडिया? आराम से जा सकता है, जितना अभी हमको वोट का परसेंटेज दिख रहा है, एकदम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से हम बात कर रहे हैं आपके साथ। अब एक और बात इसमें आई है जिस पर हमको लगता है कि हम इनकी भी राय ले लूं ब्रॉड ट्रेंड पे, फिर हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। तो सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं 40+ वोट, 45% वोट, सीटें नहीं बता रहे हैं। आपने कहा 40% क्रॉस करेगा तो 150 सीट भी जाएगा एनडीए। तो ये तो क्लियर कट विक्ट्री दिखाई दे रहा है। क्लियर कट विक्ट्री भी नहीं बल्कि टूवर्ड्स हमें कहना चाहिए ह्यूज विन। विन लैंडस्लाइड शब्द से मैं बच रहा हूं, बट अ ह्यूज विन। आप सहमत हैं? हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनडीए के वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर सोचे तो 44-45% वोट परसेंटेज उनका सीधे सीधे नजर आ रहा है। अच्छा, कि इसके आसपास तो वो जाना ही जाना होगा। इसके बाद क्या और इजाफा कर सकते हैं ऐसे जो पॉपुलिस्ट स्कीम जो धनराशि दी गई है इस तरह की चीज़ों के द्वारा, तो उसके बाद की बात है। और दूसरी तरफ महागठबंधन के हिसाब से अगर देखें तो जैसे 30-32% वोट उनका एक तो बहुत आसानी से मिलता नजर आता है। उसके बाद कैंडिडेट के सहारे 5-6% वोट वो खींच सकते हैं। उसके बाद फिर संघर्ष हो जाता है। उसके बाद कोई नई या तो आपके अंदर नयापन हो नेतृत्व के अंदर मुद्दे को लेके, या फिर गठबंधन को लेके कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि आप ऐड कर सकें। पिछले चुनाव से अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी का ग्राफ पिछले चुनाव में जो था वो उससे कम हुआ है। इशूज़ की बात कर लें तो वो इशूज़ उसी तरह हैं जो पिछले बार के थे। गठबंधन को लेके कोई नया पॉकेट आप नया क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव का एक मोमेंटम जो होना चाहिए था वो होता नज़र नहीं आ रहा है। पिछली बार से मैं उस रेफरेंस से देख रहा हूँ। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ये दिखाए कि हाँ महागठबंधन ने इस चुनाव को लेकर अपने तरफ ऐड किया है। दूसरी तरफ एनडीए के हिसाब से अगर देखें तो चिराग का, जैसे इन्होंने बताया, चिराग का साथ आना, उपेंद्र कुशवाहा का साथ आना है कि यूनिटी के तौर पर लड़ना है। जैसे ब्लॉक लेवल तक एनडीए की बैठक हो रही है, एनडीए की बैठक हो रही है, तो बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी इसकी नहीं हो रही है। ब्लॉक लेवल तक की जो बैठक हो रही है उसमें सभी दल के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मतलब पिछले चुनाव से सबक सीखते हुए अभी हाल में आपने देखा होगा कि पवन सिंह को लेके उनकी एंट्री इतनी आसान नहीं थी, लेकिन पता था ऊपर कि ये कराना होगा, नहीं तो शाहबाद के कुछ पॉकेट में हमें नुकसान होगा। मतलब छोटी छोटी जो कमियां हो सकती हैं, ठीक है, उसको ये लोग ढूंढ के उसको करेक्ट कर रहा है। ये एक आसान जीत होने वाली है। हाँ, इसमें आसान जीत होने वाली है। तो इसका एसआईआर का, वोट चोरी का, इसका क्या हुआ? डेटा का मैं बताता हूं आपको। वोट वाइब का डेटा में की बात करूंगा तो इस दो सर्वे पहले जब ये शुरू हुआ इशू, तो उनके सर्वे में ये बात टॉप पर आती थी इश्यूज में। सबसे बड़ा इशू तो नंबर 1 पर या नंबर 2 पर आता था ये। आज वो संख्या वो नीचे आते आते 15% लोगों के लिए वो मुद्दा रह गया है कि वोट चोरी है। जाहिर है कि वो ज्यादातर अपोजिशन जो इंडिया के वोटर है उन्हीं का है, लेकिन उसमें भी ज्यादा आप बता रहे हैं। नहीं, मैं उनके सर्वे की बात कर रहा हूँ। आज इनके अभी के सर्वे में 15 कुछ दशमलव जो है उनके लिए मुद्दा है। उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जब वो और डिटेल में गए कि वो कौन लोग हैं, तो उसमें 33% मुस्लिम्स हैं। समझ आए, उनके बीच में रेजोनेट कर रहा है बिल्कुल। बट अदरवाइज किसी के लिए लार्जर इशू वो नहीं है। तो 16 दिन राहुल गांधी ने यूं ही बिताए बिहार में पूरी तरह से। मैं तो कहूंगा कि देखिए, बिहार के 2-3 मुद्दे हैं जिसको उठाना चाहिए तभी विपक्ष को। हमें इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, हमें एक अच्छे लाइफ जीने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। राहुल गांधी और तेजस्वी को ये मुद्दों को पकड़कर वहां पे करना चाहिए था। सबको पता है, देखिए डेमोग्राफी भारत की नहीं पूरे विश्व में बदलती जा रही है, और उसी चीज को आप और हाईलाइट करें कि डेमोग्राफी बदल रही तो बदले, हमको वोट से मतलब है। आप सीमांचल का जो भी एरिया जाइएगा आप देखिए, झारखंड में हम लोगों ने देख लिया 8 जिले ऐसे थे जहां पे पूरी तरह से आदिवासी समाप्त थे, वहां पे या तो क्रिश्चियन या तो मुस्लिम आ गए थे। सीमांचल की भी स्थिति है। तो आप सारी चीजें बदलते जा रही हैं और वहां पर इस तरह का हो रहा। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरा खुद का वोट में नाम कटा है। मैं 2 बार दे चुका था एप्लीकेशन, मेरा नाम नहीं कटा था। मैं गाजियाबाद में दे रहा हूं, मेरा नाम कटा, मुझे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये होना ही नहीं है। हाँ, ये कोई मुद्दा नहीं है। लोग चाहते हैं, मेरे फैमिली से 12 लोग बाहर गए हैं, 12 लोगों का नाम कटा। एक सोपोलॉजिस्ट ने अच्छी बात यशवंत देशमुख जी ने कहा कि ये मुद्दा क्यों नहीं चला, उन्होंने भी कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई मैं इनसे कहूँ आपका कान लिखा हुआ ले गया, तो वो आप कौवे के पीछे थोड़ी भागोगे, कान चेक करोगे ना। कान है मेरे पास, तो भाई वोट जिसका बना हुआ है वो फिर उसके लिए इशू क्यों होगा? क्यों 7 करोड़ 42 लाख आदमी का नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो वो 7 करोड़ 42 आदमी का तो कोई मतलब नहीं है ना कि वोट चोरी हो गया है, हमारा वोट नहीं है। और जिनके वोट कटे हैं, अगर जिस पैमाने की बात हो रही है, अगर उस पैमाने पर वोट कटते, बिहार में लोग घरों में बैठते, बिहार में लोग सड़कों पर होते, तो इस पर भी एग्री कर रहे हैं हम सब कि ये इशू बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या चल रहा है? ये जो घोषणाएं हुई हैं 10,000 रुपए महिलाओं को, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, ये सब चल रहा है? नहीं, ये सब जरूरी है। क्या है कि 20 साल तक एक व्यक्ति
का शासन रहा है। और ये बार बार बिहार, अभी हम 2 बार घूम करके आए, आप पिछली बातचीत के बाद से 2 बार हम घूम करके आए। 2018 का मध्य प्रदेश का चुनाव हमको बार बार बिहार में याद आया। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था कि उनको उखाड़ फेंकना है, लेकिन 12 साल से लोग उनका चेहरा देख रहे थे, 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो एक थकान थी, एक ऊब थी लोगों के मन में कि बदल देना है। लोगों ने बदला, लेकिन दोनों के सीटों में क्या अंतर था, 114 कांग्रेस, 109 बीजेपी। तो उस तरह का माहौल, अगर उस समय शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना ले आते तो 2018 में नहीं हारते वो चुनाव। तो एग्जैक्टली बिहार में ये हुआ है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ नहीं है, उखाड़ फेंकना है, ये गुस्सा नहीं है लोगों में, लेकिन एक वोटर फैटिक जिसको बोलते हैं, थकान है, ऊब है, जिसको निगेट करने के लिए, जिसको डायलूट करने के लिए इस तरह की योजनाओं की जरूरत थी, जो ले आकर के उसको उन लोगों ने इसका सीधा, इसका स्पष्ट लाभ दिख रहा है। एक स्पिक मीडिया नेटवर्क के सर्वे के अंदर 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप बताइए इससे आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते। डेटा इन्होंने दिया है इसका कि बिहार में 64% लोग नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से प्रभावित हैं, उनके कामकाज से प्रभावित हैं। 64% वो कह रहे हैं कि प्रभावित हैं। फिर आगे वो ये कहते हैं कि 47% लोग बिहार में ऐसे हैं जिन्होंने हमसे ये कहा कि हम एनडीए को वोट नरेंद्र मोदी की वजह से देंगे, चाहे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कमजोर ही क्यों ना हो। अग्रीड? 100% अग्रीड। बिहार में जो एनडीए का वोट है, 50% वोट जो है वो नरेंद्र मोदी का है। पूरा का पूरा मानिए, बिहार में जो एनडीए का वोट है वो नरेंद्र मोदी का वोट है। चुनाव वही जिता रहे हैं। अगर बीजेपी के भी किसी नेता या जेडीयू के नेताओं से अगर आप पूछिए तो सबको ये पता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी ही चुनाव जिता रहे हैं, वही चुनाव, क्योंकि उन्होंने अपनी जो एक फैन फॉलोइंग तैयार की है ना, वो फैन फॉलोइंग लाभार्थियों की है। जैसे अच्छा, घर घर जो स्कीम केंद्र सरकार का मिलता है वो एकदम हैमर कर करके बता देते हैं कि ये मोदी दे रहा है, ये मोदी की ताकत है, ये मोदी तुमको दे रहा है, प्लस कास्ट इक्वेशन में भी फिट। तो उन सारी चीज़ों में आप देखें तो नरेंद्र मोदी तो एकदम ब्लू आइड बॉय हैं, और वही एनडीए की जीत के लिए सबसे बड़ा सहारा है। अगर मोदी को माइनस कर दें तो बीजेपी जेडीयू तो पानी पीने के लिए उनकी स्थिति, क्योंकि राज्य सरकार की स्थिति सौरभ इतनी गड़बड़ है। स्वास्थ्य विभाग जैसे बता रहे थे इतना बुरा हाल, शिक्षा को लगे कुछ भी नयापन नहीं। एक सड़क अगर आप छोड़ दें तो किसी मामले में कोई चमकती हुई तस्वीर नहीं है। सड़क, बिजली, ये इलेक्शन मोदी का है, मतलब पूरी तरह से मोदी नीतीश का है। हाँ, मोदी नीतीश, मतलब मोदी और नीतीश में भी बिल्कुल बैगेज नहीं है। ऊपर आदमी जो धारणा बना ले कि ऐसी हरकत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो बैगेज बिल्कुल भी नहीं है, एसेट है एकदम से। तो नरेंद्र मोदी और नीतीश अभी देवेंद्र जी ने कहा एक चीज वहां पे था कि लोग ये बड़ा तेजी से चला कि नीतीश जी से बीजेपी अपने आप को अलग करेगी। तो नीतीश के जो कोर वोटर थे वो थोड़ा बीजेपी से नाराज चल रहे थे। पिछले आप इस बीच में देखे होंगे कि प्रधानमंत्री ने उनको अपना भाई माना, नीतीश जी को। ये वर्ड यूज करके उन वोटरों को जो वहां से बिखराव हो रहा था, जो जाकर या तो प्रशांत किशोर के साथ चले जाते, चाहे लास्ट में चल, उन्होंने बैग खींचा और एक मैसेज देने का कहा कि भाई ये मेरे भाई हैं, एक उम्र के बाद सबको किनारे होना है। और अब भी अब बता रहे हैं कि जेडीयू के अंदर भी 50% से ऊपर ये लोग हैं कि यदि नीतीश जी सत्ता से माने कुर्सी छोड़ते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और हम लोगों को स्वीकार है बीजेपी के लोगों का। ये वहां पे जेडीयू के भीतर चला गया, जनता के बीच एक मैसेज चला गया कि नीतीश जी की ये लास्ट अपना है कार्यकाल है। हाँ, इसके बाद बीजेपी देगा, और देगा तो कुछ अच्छे चीजों देखने को मिलेगा। लालू यादव की इमेज को लेकर इसी बात पर पहले अभी आपने जो बात की, ये फिर मैंने एक आप जैसी एक और सफारिस्ट से सुनी थी, प्रदीप गुप्ता जी। अभी मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक्सिस माई इंडिया वाले, उन्होंने ऑलमोस्ट यही बात कही जो अभी आप कह रहे थे कि नीतीश से किसी की नाराजगी, मोहभंग या ऊब हो सकती है, लेकिन इसका लाभ महागठबंधन को मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां एनडीए के लिए सेंटिमेंट बना रहा है इतने वर्षों तक, लेकिन और कई प्रदेशों को बीजेपी की सरकार कैसा काम करती है इसका अनुभव मिल चुका है, बिहार को वो अनुभव नहीं मिला। तो क्या लोगों में एक भावना ये है कि एक बार बीजेपी फ्रंट सीट पे कैसे सरकार चलाती है? पूरी तरह से, और मुझे तो लगता है कि जेडीयू के अंदर भी ज्यादा है। अब जेडीयू के लोग चाहते हैं कि नीतीश जी उस स्थिति में नहीं है, यदि शासन नहीं चला पाते हैं तो बीजेपी से एक अच्छे लीडर को आना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जब हमारे पार्टी के अंदर में इस तरह का बात निकला तो कहीं बड़ी एक टूट ना हो जाए। तो अभी वो पार्टी को बचाना चाहते हैं, किसी तरीके से वो साथ रहना चाहते हैं और आगे की राजनीति करना चाह रहे हैं। मेरा ऐसा सौरभ बिल्कुल भी मैं इस बात पे यकीन नहीं कर पाऊंगा। मेरा ये मानना है कि अगर ये नैरेटिव चल गया और चल जाए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो फिर एनडीए की हार होगी उसके बाद। अच्छा, वो बीजेपी का, बिहार बीजेपी का एक भी नेता ऐसा नहीं है, जैसा कि उन्होंने सर्वे भी बताया कि एक भी नेता ऐसा नहीं है। आप सोचिए ना, वहाँ के लोग अगर बीजेपी की सरकार सोचेंगे तो किसके चेहरे के सहारे सोचेंगे? नरेंद्र मोदी। तो राज्य की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, उनमें से किन चेहरों को? अगर आप देख रहे हैं अभी
तो अपोजिशन के इश्यूज कैसे होने चाहिए? प्रशांत नहीं, किशोर मैं ने पूछ रेल रहा हूं, लगा मैं तो रखी है। आपसे पूछ रहा हूँ, फिर भाई मासूम सवाल पर किसी वोटर को ये लग सकता है क्या, अरे बीजेपी बना दी किसी, कोई मुख्यमंत्री मोदी बैठा है ना। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता कि ऐसा नहीं। इतने एक्सपोज है ना, जो एक्सपोज नहीं रहता, जैसे नई जमाली उड़ीसा में नई सरकार बन रही है तो एक्सपोज नहीं है, तो वहां पे ये फैक्टर चल जाता है। जब लीडर ऑलरेडी एक्सपोज हो, जनता की नजर में हो, इनमें से कौन सा नेता बीजेपी का ऐसा है जिसके लिए जनता वहां वोट करना चाहेगी, अगर वो डाई हार्ड बीजेपी का वोटर ना हो तो? इसीलिए तो नरेंद्र मोदी के चेहरे की जरूरत पड़ रही है। मतलब लोग एनडीए को वोट करेंगे, उसमें मोदी से प्रभावित होकर बड़े पैमाने पर वोट करेंगे, लेकिन नीतीश के साथ वोट करेंगे। बिल्कुल, जब साथ नीतीश कुमार रहेंगे, सरकार बनाने लायक बहुमत तभी आएगा जब आप नीतीश कुमार का चेहरा दिखाएंगे। बीजेपी का अपना एक वोट है, वो निश्चित रूप से वो वोट मिल जाएगा उनको, जो हार्डकोर बीजेपी का वोटर है वो दे देगा, लेकिन उससे जीत सुनिश्चित नहीं होगी। और सौरभ जी, जब लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ तो असेंबली में आप कैसे सोच सकते हैं कि हो जाएगा? लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह जरूरत महसूस हुई कि नीतीश कुमार को लाना चाहिए है, तो लाया गया ना। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, नीतीश कुमार को चुनाव से ठीक पहले ही आए, ठीक पहले आए, जनवरी में आए वो, और मई में चुनाव हुआ। जब लोकसभा चुनाव के लिए उनकी जरूरत थी और उनके आने के बाद आप 31 सीट पर पहुंचे, 39 से 8 सीटें कम हो गई आपकी, तो असेंबली में आप कैसे ये जोखिम बीजेपी अपने चेहरे पर ले सकती है? वहां तो असेंबली के इलेक्शन में आपको नीतीश कुमार का ही चेहरा दिखाना होगा, नहीं तो क्या होगा जानते हैं? जो ये मंडल की पॉलिटिक्स की जातियां हैं ना, वो नीतीश कुमार और लालू यादव के विकल्प के रूप में अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नहीं देख रही हैं। उनको उसके विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव ही दिख रहा है। फिर 5-6% वोट भी अगर उधर से पिछड़ा, अति पिछड़ा शिफ्ट हुआ, गैर यादव पिछड़ा या अति पिछड़ा शिफ्ट हुआ इधर, तो फिर ये इधर मोमेंटम होगा, ये चुनाव जीत जाएगा। फिर एक बार रिकैप कर दें, चारों सर्वे की डायरेक्शन एक है, एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, स्पष्ट बहुमत की सरकार बननी चाहिए, ऐसे डेटा ऐसा दिखाता है, और ये 150 सीट के ऊपर भी जा सकता है, 40% के ऊपर जाना चाहिए वोट शेयर। नीतीश कुमार के पास अभी कोई बैगेज नहीं बने हैं, वो अभी भी एसेट है, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार में वोट दिलाती है, बिल्कुल दिलाएगी। 4-5 चीजें सेटल्ड है। अब बात रह गई प्रशांत किशोर की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चर्चा थी कि प्रशांत किशोर वोट काटेंगे, किसको डैमेज करेंगे। इस बीच में ज्यादातर लोगों को जो सुनता हूं उनको लगता है कि शायद ये एनडीए को ज्यादा डैमेज करेंगे, क्योंकि वो एस्पिरेशनल वोट जो है वो इनका भी है और उनका कॉमन वोट है। अब इनको लेकर के जेवीसी का ओपिनियन 10 से 11% वोट, 4 से 6 सीट। स्पिक मीडिया का सर्वे कह रहा है कि इनको 8% वोट मिलना चाहिए, लेकिन सीट इनको शायद एक भी नहीं आएगी। आपने इनके लिए कुछ नहीं कहा है? मैंने सीट पे किसी के लिए कुछ नहीं बोला है वोट पर, लेकिन मैंने प्रशांत किशोर जी के बारे में बोला है क्या कि उनको भी 8% की पॉपुलैरिटी मिल रही है पब्लिक के बीच में। जहां तक सीटों की बात है, देखिए प्रशांत किशोर का अपना कोई भी उनके चेहरे पे कोई सीट जीतते हुए बिहार में नजर नहीं आ रही है कि प्रशांत किशोर के नाम पे कोई कैंडिडेट जीत जाए। मुझे बिहार में ऐसी कोई सीट 8 से 10% वोट मानते हैं। हाँ, वोट परसेंट इसलिए कि वो 243 पे, मैंने क्या आपको शुरू में समझाया कि वो जब 243 पे करते हैं हम कांग्रेस को, तो कांग्रेस 2% चले जाए, लेकिन कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ रही है, यदि उस पे यदि हम खाली सिर्फ सर्वे करते हैं और कांग्रेस से रिलेटेड करते हैं, तो उनकी वोट परसेंटेज 1.5% आ जाएगी। ये किसका वोट है? 8% जो ये लेंगे, किसका वोट जाएगा? ये देखिए, दोनों पार्टियों में से ऐसे नाराज लोग हैं। अभी प्रशांत किशोर को 8% दिख रहा है, इलेक्शन में हो सकता है वो 12 भी हो जाए और हो सकता है 6 भी हो जाए। उसके 2 कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से जो ब्राह्मण लॉबी नाराज है वहां पे कि हमें उचित स्थान, हाँ ऐसा उचित स्थान नहीं मिल रहा है, वो जो भी उसके कार्यकर्ता नाराज हुए वो वहां जाकर वो बैठ गया। अब जब चुनाव होगा 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन को याद रखिए कि जब लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण नाराज हैं, लेकिन जैसे चुनाव आते गया वो सारे लोग वापस पार्टी के अंदर आते गए, और बिहार में भी वही होगा कि जो उनके वोट परसेंटेज को बढ़ा रहे वो वापस आए। प्रशांत किशोर को वोट मिल सकता है, सीट नहीं मिलेगी। सीट मुझे नहीं दिख रहा, जो सीट भी मिलेगी वो कैंडिडेट के ऊपर। कांग्रेस का मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस क्योंकि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सर्वे में भी बात आई जी। अभी प्रशांत किशोर की उपलब्धि के हिसाब से देखें तो बस उपलब्धि ये है कि मेन अपोजिशन का जो काम होना चाहिए वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे देखें तो आप सत्ताधारी पक्ष के नेताओं में, मंत्रियों में एक तरह से उन्होंने रेल लगा रखी है, और एक खौफ है उन नेताओं के भीतर कि भाई प्रशांत किशोर के बारे में कुछ ना बोलो, क्या पता ये हमारे पीछे ही पड़ जाए। तो अगर ये स्थिति ला दिया है तो अपोजिशन के हिसाब से आप देखें तो मुद्दे बनाने और एक नैरेटिव गढ़ने में वो सफल रहे हैं। लेकिन वोट में जब कन्वर्जन की बात आती है तो बिहार जैसा स्टेट जो कि कास्ट पे सबसे ज़्यादा वोट करता है, वहाँ पे प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल लग रहा है बहुत ज़्यादा। और शायद मुझे लगता है कि उन्हें भी इस बात का एहसास है, क्योंकि बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि या तो इतनी आएगी या तो फर्स्ट पे या अर्श पे। इस बात को कहने का मतलब है कि आप दोनों विंडो बना रहे हैं। उनको भी पता है कि भाई अचानक से ये नहीं हो जाता। उपलब्धि यह ज़रूर है कि उनकी बैठकों में जब बीजेपी, जेडीयू और इस तरह के दलों या आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग भी जाएं अगर उनकी बैठक में उनको सुनने,
तो वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि बात तो ठीक कह रहा है, क्योंकि लगातार आप देखें तो किसी भी मंत्री के खिलाफ जो उनके आरोप लग रहे हैं फैक्ट्स पे कर रहे हैं। आप उनको अभी भी बंद मुट्ठी मानते हैं या आपको लग रहा है जैसे कि सर्वे बता रहे हैं कि नहीं कुछ ज्यादा नहीं, सर्वे के हिसाब से ही मैं मानता हूँ कि सर्वे के अलावा कुछ नहीं होने जाना है। इतना ही बस है कि उन्होंने अपना एक इशू क्रिएट कर दिया, एक करंट क्रिएट कर दिया, एनडीए के अंदर भगदड़ मचाई। और अगर वोट कटने के हिसाब से देखें तो महागठबंधन की तुलना में मुझे लगता है कि एनडीए का वोट ज़्यादा कटने की आशंका है। प्रशांत किशोर, देखिए एक थ्योरी के तौर पर यह बात है कि बिहार में हमेशा 20 से 22% वोट अन्य को मिलता है। हम आपके साथ बातचीत में पहले भी ये बात बता चुके हैं, 20 से 22% वोट हमेशा अन्य को मिलता है। और दोनों गठबंधनों के बीच कभी भी 78-76% से ज़्यादा वोट नहीं बटा है। 2010 में भी नहीं हुआ था जब 206 सीटें एनडीए ने जीती थी। तो हमेशा 20 से 22% वोट एक अन्य को जाता है। तो उस वोट अन्य के वोट का एक बड़ा हिस्सा जाएगा पीके को, प्रशांत किशोर। तो किसी का वोट नहीं कटा, ना एनडीए का कटा ना इंडिया का कटा। जो अन्य को देता है, ऑलरेडी अन्य को देता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर को दे देगा। अन्य को देता है इसका मतलब ही है कि वो नाराज है, दोनों गठबंधनों में से किसी को नहीं देना चाहता। नोटा है बेसिकली। हाँ, नोटा है बेसिकली। पिछली बार हालांकि नोटा 2.25% था और निर्दलीय 8.5% थे। तो इस बार वो स्कोप कम हो जाएगा, निर्दलियों का, नोटा का, अन्य का, वो स्कोप कम होगा, वो वोट चला जाएगा प्रशांत किशोर। तो सर्वे तो ये कह रहा है कि इलेक्टोरल इंपैक्ट नहीं है, मतलब बहुत इंपैक्ट भाई नहीं जब अन्य का आया तो इलेक्टोरल इंपैक्ट तो हुआ नहीं। और उसके बाद जो दोनों गठबंधनों में से वोट आएगा उसमें से मेरा मानना है कि 10 में से 7 या 8 वोट जो देवेंद्र जी ने कहा वो एनडीए का होगा। लेकिन उसका नुकसान एनडीए को नहीं होगा, क्योंकि अगर वो वोट टूट करके अगर उसके अपोजिशन को जाता है, इंडिया ब्लॉक को चला जाता तो बड़ा डैमेज हो जाता। इधर से एनडीए से टूटेगा भी तो बीच में रोक लेंगे। जो सत्ता विरोधी वोट है, वो सत्ता विरोधी वोट अगर बीच में प्रशांत किशोर रोक लेते हैं तो ये बल्कि उल्टा एनडीए के लिए फायदेमंद ही हो जाएगा, इंडिया ब्लॉक को इसका नुकसान होगा। तो उनको 8 से 10% आए, 12% आए, वो डैमेज किसी को कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे। अभी का जो स्टैंड है बीजेपी के खिलाफ जाने का, वो उससे मुस्लिम वोट में कंफ्यूजन बढ़ेगा, जिसका कुछ नुकसान एनडीए को, बात कर ली, मोदी फैक्टर की बात कर ली, प्रशांत किशोर फैक्टर की बात कर ली, वोट चोरी फैक्टर की बात कर ली, रह गया कांग्रेस, राहुल गांधी फैक्टर। मोटा मोटा आपका सबसे पसंदीदा फैक्टर है। सर मैं क्या कहूँ, अब सर्वे ऐसा बताते तो मेरी क्या गलती। 2 सीट, एक सर्वे कह रहा है 2 सीट आएगी कांग्रेस को, 2 सीट। नहीं, 2 तो नहीं, लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। पिछली बार 19 आई थी, नहीं तो ऐसे आप देखिए तो एक बार 2010 में 4 सीट आई थी, 4 सीट। वो अकेले लड़े थे, 9.5% वोट लेकिन आ गया तो वो गहराइयां नाप चुके हैं। हाँ, नाप चुके हैं। तो वो बिल्कुल इस बार ऐसा हो सकता है क्या उनके साथ? 10 सीट के प्लस लेके चल रहा हूँ, इतनी सीटें वो ले आ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ कर आए हो, या कोई एक आंदोलन वहां छोड़ कर आए हो, या पार्टी के अंदर कोई उत्साह भर के आए हो, मुझे तो नहीं दिखा। पार्टी के लोग बताएंगे कि शायद राहुल गांधी ने उनको कितना आगे बढ़ाया है। रही बात कि जिस तरीके से उनको आरजेडी ने, तेजस्वी ने जिस तरीके से मंच दिया, मुझे लग रहा है कि वो उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। नुकसानदेह ये इसलिए हो जाएगा कि कांग्रेस जब भी थोड़ा से बढ़ोतरी करेगी तो वो सीधा सीधा मुस्लिम वोटों और शेड्यूल कास्ट के वोटों को अपने पास लाएगी, जो कि अभी उस पे बेस बना के आरजेडी टिकी हुई है। गठबंधन तो एक ही है, गठबंधन एक ही है। अधिक गठबंधन टूटता, पिछली बार भी तो वही लगा कि गठबंधन होगा, बाद में टूटा, कांग्रेस ने एक लेकर चलाया। आपने आज उनको मंच देकर थोड़ी सी क्या कहेगा, अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। कल को डेट में यदि ये सीट डिमांड करते हैं, ये करते हैं, तो उसमें आरजेडी प्रेशर में आएगा। आरजेडी अपने मंच से अपने ही लिए प्रेशर क्रिएट किया है, और राहुल गांधी पब्लिक के बीच में नहीं। ओवैसी की बात की है आपने अपने सर्वे में? ओवैसी की भी बात है। ओवैसी का देखिए, ये स्पिक मीडिया सर्वे कह रहा है ओवैसी को 4 सीट, पिछली बार 5 थी, कह रहा है 4 सीट की ताकत अभी भी है। अब ऊपर है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि मुस्लिम जो भी होता है, मैं कई बार बोल चुका हूं, पार्टी उसको कम जिताती है, उसका अपना व्यक्तित्व ज्यादा अधिक है। उसके ऊपर कितने एफआईआर दर्ज हैं, कितना मर्डर किया है, कितना बड़ा शक्तिशाली है, उसी हिसाब से उसको मुस्लिम वोट मिलते हैं। पार्टी के लेवल पे एआईएमएम नहीं देगा, वो देगा कि वहां का सबसे दबंग मुसलमान नेता कौन है, और जब वो खड़ा करेगा तो वो आरजेडी और कांग्रेस दोनों को काफी अच्छे तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। पिछली बार हम लोगों ने देख चुका है, और इस बार भी ये स्थितियां बनेंगी। रही बात सीट की, तो सीट उनका 4 से लेके 10 के बीच में कोई भी आंकड़े आ सकते हैं, 4 से 10 तक भी जा सकते हैं। वो कैंडिडेट किसको चुनते हैं। ठीक है, अब सर मेरा बड़ा आखिरी आप दोनों से एक सवाल है, ये इलेक्शन था किसका? क्या तेजस्वी का इलेक्शन था जो हाथ से जा रहा है, या नीतीश का इलेक्शन शुरुआत से था?
नहीं नहीं, ये न नीतीश का चुनाव था न तेजस्वी का चुनाव था, ये ट्रांजिशन का चुनाव है। अभी भी हम कहते हैं ये ट्रांजिशन का चुनाव है। हो सकता है कि चुनाव के बाद एनडीए जीते तो नीतीश कुमार ही थोड़े समय मुख्यमंत्री बने, लेकिन नया चेहरा आना है। ये ट्रांजिशन का चुनाव है, नए चेहरे के लिए, नई सरकार के लिए, बदलाव के लिए ये चुनाव है। प्रशांत किशोर के बनाए बगैर भी ये बदलाव का चुनाव है। तभी भारतीय जनता पार्टी इतना एम्फेसिस कर रही है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है। ये इलेक्शन क्या तेजस्वी के हाथ में था जो जा रहा है, या ऐसा कभी नहीं था? नहीं, कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे पिछली बार जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की ने, और उसके बाद जो कुछ उपलब्धियां थी, जो थोड़े दिन वो सरकार में रहे थे, उसको अगर ग्राउंड पे उसी हिसाब से मेहनत किए होते तो शायद इस चुनाव को वो अपने चुनाव के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते थे। वो दिखा नहीं। वो ऐसा लगा कि शायद वो एयर कंडीशन में बैठ के वो उस तरह वाली एफर्ट भी नहीं दिखा, उस तरह का एफर्ट नहीं नजर आया जो पिछली बार में था जैसा। दूसरी तरफ अगर फैमिली में ही देखें तो जैसे अगर इतने बड़े गोल के लिए आपको जाना है तो फैमिली को तो आसानी से संभाल सकते थे। वो तक अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो समझ में आ रहा है कि वो एफर्ट उस तरह से नहीं था। कांग्रेस को उस तरह से आगे करना, और नतीजे आपको जब आएंगे तो दिखेगा सौरभ कि माले को कांग्रेस से ज्यादा सीटें आएंगी। माले को कांग्रेस से ज्यादा। इसका मतलब आपकी रणनीतिक बोल थी कांग्रेस को क्यों इतना महत्व देना। और जब अगर एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा था तो जब ये रिपोर्ट आ रही है तो राहुल गांधी विदेश में बैठे हुए। जो हमारा सवाल था बिहार किसका, सर्वे कहते हैं एनडीए का होना चाहिए। अब होगा क्या, ये तो आपको नतीजों के बाद पता चलेगा। हो सकता है हफ्ते भर में इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो फिर अब चुनाव तो चढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया मनोज जी प्रोग्राम में आने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। अजीत जी, देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। आज इतना ही कॉफी पर कुरुक्षेत्र में।